नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अगला दिन पलक झपकते ही आ गया। माइकल का निवास स्थान हालांकि पूरी तरह से चहल पहल वाला तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस हो रहा था। अब वहां 4 लोग रह रहे थे, 2 मनुष्य, एक उच्च कोटि का मनुष्य और एक काला बौना। पहली नजर में पहले तीनों एक ही जाति के लग रहे थे। हालांकि माइकल का रूप रंग इतना आकर्षक था कि बस पूछो मत। लेकिन लायरा, उसकी मौजूदगी ही कुछ और थी। उसकी खूबसूरती ही घर के 2 अनुभवहीन युवकों को लगभग बेवकूफ बना देने के लिए काफी थी। दुर्भाग्यवश ये ठंडी सुंदरता वास्तव में वैसी ही थी, ठंडी। माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया था क्योंकि उसे किसी साथी की जरूरत थी। फिलहाल वह उसे समय देना चाहता था ताकि वह माहौल में ढल सके, इससे पहले कि उसे उसकी जरूरत पड़े। उस दिन माइकल ने पिछली रात की घटनाओं के मद्देनजर ड्यूक एवरमून की जागीर की अपनी नियोजित यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया और इसे या तो कल या परसों के लिए टाल दिया। उसने अपना अधिकांश समय ऑरोरा में बिताया, उन ऑर्डरों की जांच करते हुए जो उसने उन्हीं सामग्रियों के लिए दिए थे जो उसने उस रात मैजलियान को सौंपे थे, साथ ही अपने और अपने मरे हुए साथियों के लिए कुछ नई चीजें ऑर्डर करने की व्यवस्था करते हुए। लायरा की अचानक उपस्थिति के कारण माइकल ने अपने 2 युवा सहायकों एस और लिया से उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने को भी कहा, जिनमें से अधिकांश उसके शरीर को छिपाने के लिए डिजाइन किए गए थे। वे सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहे थे। एस और लिया लायरा के लिए कुछ साधारण चीजें भी लाए थे जिनकी उससे रोजमर्रा की जरूरत पड़ सकती थी। एक सादी लकड़ी की कंघी, एक छोटा सा चमकीला दर्पण, मुलायम तौलियों का एक सेट, बुनियादी जरूरत का सामान और मजबूत घर में पहनने वाली चप्पलों के 2 जोड़े। उसके लिए तैयार किए गए अतिथि कक्ष में मेज के कोने पर ब्रश और बालों के लिए मरहम की एक छोटी बोतल से भरी बुनी हुई टोकरी करीने से रखी थी। कुछ भी असाधारण नहीं, बस बुनियादी जरूरतें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास वह सब कुछ हो जो किसी भी आम इंसान के पास होता है। दिन बिना किसी घटना के बीत गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त रहा। हालांकि अगली सुबह मैजलियान द्वारा भेजे गए एक नौकर लड़के ने शांति भंग कर दी, जिसने माइकल को सूचित किया कि उसके द्वारा अनुरोधित सामग्री उपलब्ध है और जब भी वह मात्रा और अंतिम मूल्य पर चर्चा करने के लिए तैयार हो तब वह आ सकता है। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह सीधे मैजलियान से मिलने गया और दोनों ने मिलकर बातचीत शुरू कर दी। उन्हें थोड़ी संतुष्टि तो मिली और हल्का सिरदर्द भी हुआ, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि व्यापार दूसरे राजकुमार से प्रभावित था। यह अच्छे अर्थ में था, सच है, लेकिन फिर भी संबंधों का ये बढ़ता जाल। माइकल तो बस अपने मूल देश में अपना स्तर बढ़ाना चाहता था। माइकल द्वारा अनुरोधित सामग्रियों में शेडोवी फंगस, घोस्टरूट रेजिन, डिस्कसिल्क थ्रेड्स, हॉलोकोर शेल, मिरर लोट्स पेटल्स, ग्लिमर क्वार्ट्ज, माइंडवेल सैप, आयरन लीफ बार्क, स्टोन हॉट रेजिन, एबिस एम्बर और वाइटल मॉस शामिल थे। वे सभी बहुमूल्य संसाधन थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत मूल दुनिया में भी बहुत अधिक थी। शेडोवी फंगस एक दुर्लभ गुफा कवक जिसका उपयोग चुपके से काम करने वाले उपकरणों में इसके माना मास्किंग बीजाणुओं के लिए किया जाता है, $28,000 प्रति टुकड़ा। घोस्टरूट रेजिन जो माना को कम करता है और धारणा क्षेत्रों को बाधित करता है, $12,000-18,000 प्रति ग्राम। डिस्कसिल्क धागे जो निम्न श्रेणी की अदृश्यता प्रदान करते हैं, $22,500 प्रति धागा और पता लगाने के लिए प्रतिरोधी हॉलोकोर गोले, $44,500 प्रत्येक। इन सभी को फेड और घोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया था। भ्रम पर केंद्रित कीड़ों, ब्लू और पर्पल के लिए माइकल ने मिरर लोट्स पेटल्स का चयन किया, जो स्तरित छवि खंड उत्पन्न करते हैं, प्रत्येक $46,000। मृग तृष्णा प्रभावों को बढ़ाने के लिए ग्लिमर क्वार्ट्ज प्रति क्रिस्टल $27,000 और मानसिक आवरण के लिए माइंडवेल सैप प्रति बोतल $31,000। अंत में लिली और बिगिनिंग अपने विशालकाय मरे हुए जीवों को मजबूत करने के लिए उसने प्राकृतिक कवच के लिए आयरन लीफ बार्क $6,500 प्रति टुकड़ा, पत्थर जैसी खोल में बदलने वाली स्टोन हॉट रेजिन $30,000 प्रति इकाई, मन प्रतिरोध को बढ़ाने वाला एबिस एम्बर $26,800 प्रति टुकड़ा और हल्के पुनर्जनन के लिए वाइटल मॉस $19,000 प्रति टुकड़ा खरीदा। ऑरोरा में एक ऑरोरा डॉलर लगभग लायन हॉट किंगडम के एक चांदी के सिक्के के बराबर था और 100 चांदी के सिक्के मिलकर एक सोने का सिक्का बनाते थे। मैजलियान के साथ सभी बातचीत सोने के सिक्कों में हुई थी, लेकिन चांदी में मापने पर भी कीमतें ऑरोरा में इन धातुओं की वास्तविक कीमत से बहुत कम थीं। ऐसा नहीं था कि माइकल को इससे कोई आपत्ति थी। उसके पास पैसा था, वास्तव में लाखों, और पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, खासकर जब बात खुद को मजबूत करने की हो। बातचीत में ही करीब 2 घंटे लग गए। मैजलियान ने सामग्री के प्रत्येक बैच, उपलब्ध मात्रा और अलग अलग दरों को सटीक और सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया। शेडोवी फंगस के लिए माइकल ने 5 टुकड़े लिए। घोस्टरूट रेजिन उसने उचित दर पर प्राप्त किया, 4 ग्राम शुद्धतम गुणवत्ता का। डिस्कसिल्क धागे उसने 6 धागे मंगवाए और हॉलोकोर शेल उसने 2 खरीदे, क्योंकि वह उन्हें दुर्लभ मानता था। ब्लू और पर्पल के लिए मायावी सामग्री, मिरर लोट्स पेटल्स, ग्लिमर क्वार्ट्ज और माइंडवेल सैप उन्होंने कम मात्रा में स्वीकार की, जो भविष्य में संवर्धन की गारंटी के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इतनी अधिक नहीं कि उनके सारे फंड खत्म हो जाएं। खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा लिली और बिगिनिंग के लिए था। 2 विशालकाय एंडेड कवच को मजबूत करने के लिए दर्जनों आयरन लीफ बार्क, कई स्टोन हॉट रेजिन और कई एबिस एम्बर के टुकड़े आवश्यक थे। वाइटल मॉस भी उसने पर्याप्त मात्रा में खरीदा। इन सावधानीपूर्वक चयनित सामग्रियों के साथ साथ माइकल ने राज्य के उपलब्ध भंडारों से कई अन्य सामग्रियां प्राप्त करने का अवसर भी लिया। उसने हर छोटी बड़ी बात की बारीकी से जांच नहीं की, उसने बस मैजलियान के लोगों द्वारा तैयार की गई सूचियों की समीक्षा की और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिरिक्त संसाधनों का आदेश दिया।
जब तक उसने अपना काम समाप्त किया तब तक लेखकों ने उसके रिकॉर्ड में खरीद का एक दूसरा बहीखाता जोड़ दिया था, जो पहले वाले जितना महंगा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना महत्वपूर्ण था कि अधिकांश अभिजात वर्ग के लोग भी हैरान रह जाते। जब तक मेजलियान के लेखकों ने सब कुछ गिन लिया, प्रत्येक दुर्लभ घटक को गिना, तौला और डुप्लीकेट बहीखातों में दर्ज किया, माइकल को कुल राशि को 6 अंकों में देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। 1,24,000 सोने के सिक्के, 124 स्वर्णिम पत्र। इतना भी नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, खासकर नीलामी में उसने जो दौलत कमाई थी उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना जरूर कि कोई भी साधारण रईस घबरा जाए। मेजलियान अपनी ओर से न तो विशेष रूप से चिंतित दिखे और न ही हैरान। उन्होंने बस पेशेवर शांति के साथ अपना सिर झुकाया। मेजलियान की ओर से कोई खास चिंता नहीं दिखी। उन्होंने बस पेशेवर अंदाज में शांत भाव से अपना सिर झुकाया। मैंने एक विस्तृत लेखा जोखा तैयार कर लिया है, उसने मोटी बहीखाता मेज पर सरकाते हुए कहा। आप भुगतान अभी अगले 2 सप्ताह में कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। माइकल ने बिना कुछ कहे बहीखाता उठाया और पन्ने पलटने लगा। हर आंकड़ा उसके मन में किए गए अनुमान से मेल खा रहा था। 1,24,000 सोने के सिक्के, चांदी में इसका मतलब 12,400,000 चांदी के सिक्के थे, और ऑरोरा डॉलर में एक ऑरोरा डॉलर लगभग एक चांदी के बराबर होता है, 12 मिलियन डॉलर। माइकल ने ढक्कन बंद किया और उसे एक तरफ रख दिया। मैं डिलीवरी से एक दिन पहले पूरी रकम चुका दूंगा। इसे मेरे घर पर पहुंचाया जाएगा, है ना? या फिर? मेजलियान की आंखों में हल्की सी शरारत भरी चमक दिखाई दी, मानो उन्हें थी किसी सवाल की उम्मीद थी। जी हाँ, उन्होंने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा। सामान सीलबंद बक्सों में सीधे आपके घर पहुंचाया जाएगा। मेरे लोग पैकेजिंग और सामान पहुंचाने का काम संभाल लेंगे। उन्होंने हाथ उठाकर अपने एक सहायक की ओर इशारा किया, जो चुपचाप नोट्स लेने लगा। हालांकि डिलीवरी से एक दिन पहले भुगतान लेने के लिए किसी को भेजा जाएगा। इससे आपको बिना किसी असुविधा के पैसे तैयार करने का समय मिल जाएगा। और डिलीवरी की बात करें तो मुझे इसकी कब तक उम्मीद करनी चाहिए? मेजलियान ने अपना बहीखाता एक तरफ रख दिया और उस पर हाथ जोड़कर गंभीर भाव से कहा, 5 दिन बाद। इससे हमें आपकी इच्छानुसार सब कुछ तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। 5 दिन। माइकल के दिमाग में समयरेखा स्वतः ही चलने लगी। यह उनके द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित 10 दिनों की समय सीमा के भीतर आराम से हो गया था। उत्तम। माइकल ने एक गहरी सांस ली, सांस छोड़ी और बिना पलक झपकाए मेजलियान की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, यह स्वीकार्य है। मेजलियान ने अपना सिर फिर से झुकाया, उनके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो हम सहमत हो गए। मेजलियान की मुस्कान एक पल के लिए और ठहर गई, हल्की लेकिन कुछ विचारशीलता से भरी हुई। उन्होंने बहीखाते पर एक नजर डाली, फिर ऊपर देखा, माइकल के चेहरे को ध्यान से देखते हुए मानो सोच रहे हो कि क्या कहें। सच कहूं तो, उसने धीमी आवाज में कहा, सोने के हिसाब से यह सौदा भले ही बड़ा दिखता हो, लेकिन आपके द्वारा किए गए योगदान की तुलना में इसका वास्तविक मूल्य अभी भी काफी कम है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। सैकड़ों महान स्तरीय मरे हुए लोगों के शव जिन्हें आपने राज्य के हाथों में सौंप दिया। वह रुका, फिर बोला, मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य आभार व्यक्त करने के लिए कुछ तैयार करने का इरादा रखता है। एक ऐसा भाव जो सिक्कों से कहीं अधिक उपयुक्त होगा। एक पल के लिए माइकल की पहली प्रतिक्रिया इनकार करने की थी, ये कहने की कि उसे और कुछ नहीं चाहिए। वह अब और कोई बंधन नहीं चाहता था, कोई और दायित्व नहीं चाहता था। उसके मुंह से शब्द निकलने ही लगे, और फिर उसने बड़ी चतुराई से खुद को रोक लिया, क्योंकि सच्चाई से बचना नामुमकिन था। वह पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। लायनहॉट के शासन में एक विस्काउंट, राजधानी के उच्च वर्गीय हलकों में एक जाना माना नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसमें दूसरे राजकुमार और एक उच्च कोटि की राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि दिखाई थी। वह इसमें शामिल था, चाहे उसे पसंद हो या न हो। जो कुछ भी सामने आए उसे खुली आंखों से स्वीकार करना और कहानी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, ये दिखावा करने से बेहतर है कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसने अपने कंधों से तनाव को कम होने दिया। मैं समझ गया, कृपया मुझे ईश्वर का धन्यवाद करने में मदद करें, उन्होंने अंत में कहा। मेजलियान ने सिर झुकाकर इसे सहमति मान लिया। माइकल ने गहरी सांस ली, उसके मन में थोड़ी सी व्यंग्यात्मक निराशा का भाव उमड़ रहा था। अब जब उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था तो जिज्ञासा जागृत होने लगी। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि राज्य किस तरह के इशारे को उचित मानता है। उन्हें पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य बात नहीं होगी। दिन पलक झपकते ही बीत गया, लेकिन मेजलियान से मुलाकात के अगले दिन माइकल को एक अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा। सुबह देर से एक नौकर आया, जिसके हाथ में एवरमून प्रतीक चिन्ह से मुहर लगी एक चिट्ठी थी। अंदर की लिखावट सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन साथ ही साथ सीधी सादी भी थी। यह एरियन का था। उन्होंने अगले दिन दोपहर को उन्हें निजी चाय पर आमंत्रित किया, जिसमें विनम्रता और व्यक्तिगत स्नेह का हल्का सा भाव झलक रहा था। उन्होंने लिखा कि उन्हें आशा है कि नीलामी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद वे ठीक हो रहे होंगे, और उनकी सहायता के लिए उन्होंने एक बार फिर आभार व्यक्त किया। पत्र साफ सुथरी प्रवाहमयी लिखावट में आगे लिखा गया था, यदि आपको अभी भी पशुपालन में रुचि है तो मैंने अपने पिता से अनुमति ले ली है कि आपको जागीर के निजी संग्रह में रखे गए राक्षसों में से एक को देखने का अवसर दिया जाए। इसे मेरी ओर से धन्यवाद का एक छोटा सा संकेत समझे। पढ़ते पढ़ते माइकल की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके होठों के कोने हल्के से फड़कने लगे। वैसे, उसने आगे कहा, पिताजी ने पिछली घटना के तुरंत बाद ही एक नया फ्लेम लान ऑर्डर कर दिया था। मुझे ये बात थोड़ी हास्यास्पद लग रही है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप ही इसे मेरे लिए खरीदेंगे, लेकिन शायद अगली बार आपको अपनी प्रतिष्ठा सुधारने का मौका मिल जाए। माइकल ने चर्मपत्र को अपनी हथेली पर टिका दिया, और अनिच्छा से ही सही, उसके मुंह से हंसी की एक हल्की सी आह निकल गई। ये अत्यंत सुविधाजनक था। उन्होंने पहले से ही एवरमून एस्टेट जाने की योजना बना रखी थी।
अब उन्हें खुद पत्र भेजकर अति उत्सुकता दिखाने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ा। एकदम सही समय पर दिया गया निमंत्रण। उसने चर्मपत्र को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। हाँ, यह अच्छे से काम किया। इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसने जो समय प्रस्तावित किया था, कल दोपहर का शुरुआती समय, वह ठीक उसी समय सीमा के भीतर आता था जो उसने पहले से ही एक बैठक के लिए निर्धारित की थी। माइकल ने फैसला किया कि वह ऐसा दिखना नहीं चाहता था जैसे उसने जो कुछ भी हाथ लगा हो उसे यूं ही पहन लिया हो। आखिरकार बैठक चाहे अनौपचारिक ही क्यों न हो, वह एक ड्यूक के निवास स्थान पर ही हो रही थी। इसलिए उसी दोपहर बाद उसने उस संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और शहर के भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा। राजधानी की चौड़ी सड़कों पर गाड़ी खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। माइकल बाहें मोड़े पीछे बैठा रहा और दुकानों की कतारों और टाइल वाली छतों को धीरे धीरे गुजरते हुए देखता रहा। अगला दिन खामोशी से शुरू हुआ। अब ड्यूक की बेटी से उनकी मुलाकात का समय आ गया था। माइकल ने एस और लिया को बुलाया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सवारी केंद्र पर जाओ, उसने शांत स्वर में निर्देश दिया। कोई ठीक ठाक सवारी ढूंढो और यह भी सुनिश्चित करो कि मेरे तैयार होने तक वह तैयार हो। दोनों युवकों ने जल्दी से सहमति जताते हुए सिर झुकाया और जल्दी से बाहर निकल गए। माइकल अपने कमरे में लौटा और कुछ पल के लिए दर्पण के सामने खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और अपने कंधों को आराम दिया। एरियन के साथ चाय पीने के अलावा इस यात्रा की योजना बनाने का एक और कारण था। वह स्वयं ड्यूक से मिलना चाहता था। कुछ दिन पहले जब उसे अपना क्षेत्र सौंपा गया था, तब ड्यूक ने उससे कहा था कि जब वह वास्तव में वहां यात्रा करने के लिए तैयार हो जाए तो उन्हें सूचित करे। पदोन्नति की संभावना को देखते हुए माइकल को अब इंतजार करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। राजधानी से वह जितना दूर होगा, उसे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की उतनी ही अधिक स्वतंत्रता मिलेगी जो वास्तव में मायने रखती हैं। और उसका इलाका हर मायने में उसका अपना अधिकार क्षेत्र था। एक ऐसी जगह जहां कोई उससे सवाल नहीं कर सकता था और न ही उसकी सहमति के बिना कोई प्रवेश कर सकता था। सिर्फ इसी वजह से यह प्रयास सार्थक हो गया। जैसे ही उसकी अंतिम तैयारियां पूरी हुई, माइकल ने एक छोटा सा डिब्बा उठाया, एड्रियान के लिए एक उपहार, चॉकलेट का एक पैकेट जो उसे उसकी दुनिया से मिला था, और अपने निवास से बाहर निकल गया। एस और लिया द्वारा व्यवस्थित की गई गाड़ी पहले से ही उसके घर के सामने इंतजार कर रही थी। इसमें एक एलिग्नूक था लेकिन कोई शिखा नहीं थी। यह एक अमीर चेहरे को संभालने के लिए काफी अच्छा था, इसलिए माइकल संतुष्ट था। राजधानी से होकर गुजरने वाली यात्रा सुगम थी। गाड़ी भीतरी शहर के चिकने पत्थरों पर सरकती हुई आगे बढ़ रही थी। केवल कभी कभार नाली के नाले को पार करते समय हल्का सा झटका लगता था। माइकल आराम से पीछे की ओर बैठ गया। उसका एक हाथ उसकी गोद में रखे छोटे से डिब्बे पर आराम से टिका हुआ था। उसकी निगाहें खिड़की से गुजर रही ऊंची पत्थर की इमारतों पर टिकी हुई थीं। कुछ ही समय में विलाओं की सुव्यवस्थित श्रृंखला का स्थान कुलीन वर्ग के विशाल चारदीवारी वाले आलीशान मकानों में बदल गया। सड़कों के किनारे ऊंची दीवारें और लोहे की जालीदार बाड़ें लगी हुई थीं, और प्रत्येक संपत्ति अपनी अपनी विशिष्ट धन संपत्ति और वंश का सूक्ष्म प्रदर्शन कर रही थी। उत्कीर्ण पट्टिकाएं, सावधानीपूर्वक छटे हुए पेड़ और साफ सुथरी वर्दी में अपने अपने पदों पर तैनात पहरेदार। कुछ ही देर में एवरमून एस्टेट नजर आने लगा। हल्के पत्थरों से बना एक विशाल महल जिस पर ड्यूक के प्रतीक चिन्ह से सजे झंडे दोपहर की हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। मुख्य द्वार के सामने गाड़ी धीरे धीरे रुक गई और गरिमापूर्ण ढंग से ठहर गई। एवरमून के रंगों वाली वर्दी पहने दो रक्षक आगे बढ़े और उन्होंने अपने भाले आपस में जोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। माइकल ने दरवाजा खोला और बिना किसी हड़बड़ी के पत्थरों से बने रास्ते पर उतर गया, अपने कंधों पर अपने चोगे के फैलाव को ठीक करते हुए। एक गार्ड ने संयमित विनम्रता के साथ अपना सिर झुकाया लेकिन अपना हथियार नीचे नहीं किया। आपका व्यवसाय है महोदय? माइकल ने शांत भाव से उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ नियुक्ति के सिलसिले में आया हूँ। लेडी एरियन से मेरी मुलाकात है। एक पल के लिए गार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर मानो उसे अभी अभी कुछ समझ आया हो, वह सीधा खड़ा हुआ और माइकल के चेहरे को और करीब से देखने लगा। मुझे क्षमा करें, उन्होंने जल्दी से कहा। उनकी आवाज में गंभीरता और थोड़ा सा आदर झलक रहा था। क्या आप सर माइक नॉर बनेंगे? मैं हूँ। उसी क्षण दोनों रक्षक पीछे हट गए और अपने भाले ऊपर उठा लिए। बिल्कुल सर माइक, आपसे यही उम्मीद की जाती है। पास खड़े गार्ड ने वर्दीधारी दूसरे परिचारक की ओर इशारा किया जो फाटकों के पीछे प्रकट हुआ था। यदि आप अनुमति दें मेरे स्वामी, वह आपको स्वागत कक्ष तक ले जाएगा। गार्ड ने अपना गला साफ किया और माइकल की ओर देखते हुए सड़क के किनारे खड़ी शानदार गाड़ी की ओर नजर डाली। अगर आप चाहें महोदय माइक, तो आप दोबारा डिब्बे में प्रवेश कर सकते हैं ताकि आपको पैदल दूरी न तय करनी पड़े। गाड़ी सीधे हॉल तक जाती है। माइकल ने उस आदमी को कुछ पल के लिए देखा। उसका प्रस्ताव स्पष्ट रूप से नेक इरादे से था, लेकिन उसने केवल हाथ उठाकर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों को फैलाना ज्यादा पसंद करूंगा, उसने शांत भाव से कहा। गार्ड ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, मानो उसे इस बात की राहत मिली हो कि अपनी जिद पर अड़े रहने से कोई गलती नहीं हुई। जो हुक्म मेरे आका, उसने कोचवान को जल्दी से इशारा किया, जिसने तुरंत सिर झुकाकर सहमति दी और गाड़ी को आगे ले जाने लगा, जिससे माइकल दहलीज पर अकेला रह गया। एवरमून की वर्दी पहने परिचारक तुरंत आगे बढ़ा और उसने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। अगर आप मेरे पीछे आएंगे सर माइक। माइकल ने एक बार सिर हिलाया, फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। एस्टेट के मैदानों में टहलना शांत था, लेकिन बिल्कुल भी नीरस नहीं था। करीने से समतल किए गए बजरी के रास्ते तराशे हुए हेज के बीच से होकर गुजरते थे। संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे घास पर दो मोर धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी पूंछें उनके पीछे लहरा रही थीं। माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या एवरमून परिवार जीव जंतुओं से प्यार करता था या ये सब एरियन के प्रभाव के कारण हुआ था। दोनों ही स्थिति में वह संपत्ति बेहद खूबसूरत थी।
परिचारक माइकल को एक शांत प्रवेश कक्ष से होते हुए ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से सजी एक गलियारे में ले गया। अंत में वह दोहरे दरवाजों के एक समूह के सामने रुक गया। मेरी पत्नी अंदर इंतजार कर रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। माइकल ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना सिर झुकाया। मैं उससे इंतजार नहीं करवाऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर स्वागत कक्ष दोपहर की सुनहरी धूप से जगमगा रहा था। एरियन एवरमून लंबी खिड़कियों के पास खड़ी थी, उसके हाथ करीने से उसके सामने जुड़े हुए थे। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण हल्के नीले रंग का गाउन पहना था, उसके काले बाल गर्दन के पीछे हल्के से गुथे हुए थे। उसके आने की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। उसके होठों पर एक छोटी सी सच्ची मुस्कान आ गई। सर माइकल उससे कुछ कदम की दूरी पर रुक गया और विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया, हालांकि उसके होठों का कोना हल्का सा मुड़ा हुआ था। लेडी एरियन। एक पल के लिए कमरा एकदम शांत हो गया। सूरज की रोशनी उनके बीच केंद्रित हो रही थी, धूल के कण गर्म हवा में तैर रहे थे। फिर अंत में एरियन ने बड़े ही सलीके से एक नीची मेज की ओर इशारा किया, जिस पर चांदी के बर्तनों का सेट और एक दूसरे के सामने रखी 2 कुर्सियां रखी हुई थी। आने के लिए धन्यवाद। क्या हम बैठे? माइकल ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वह रोके हुए था। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। चलिए। कुर्सियों पर बैठ गए। उनके बीच रखी पॉलिश की हुई मेज ताजे लिनेन और सफेद लिली के छोटे से फूलदान से जगमगा रही थी। एरियन ने अपने हाथ हल्के से अपनी गोद में रखे और शांत जिज्ञासु भाव से उसे निहारने लगी, जो लोगों को पता चलने से पहले ही उन्हें सहज कर देता था। कुछ क्षण बाद उसने व्यंग्यात्मक हास्य से भरी गर्म आवाज में कहा, मैं मानती हूँ, मुझे लगा था कि आपको आने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। माइकल ने एक छोटी धीमी हंसी हंसी, ऐसी हंसी जो उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंची। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे कभी वह दिन न देखना पड़े जब मुझे किसी महिला को अपने लिए इंतजार कराना पड़े। बिना सोचे समझे ही उसके मुंह से शब्द निकल गए और एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने बहुत हल्के में बोल दिया है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि कल ही जब वह कुछ घंटों के लिए औरोरा लौटा था, तो उसने अपनी छोटी बहन को कोई शोरगुल वाला भावुक सीरियल देखते हुए पकड़ लिया था। उसका सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति दूसरों से कहीं ज्यादा तेज थी, और उसने साफ साफ सुना कि बेहोश होते हुए भी उसके कमरे से वही लाइन जोर जोर से सुनाई दे रही थी। एरियन की भौहें थोड़ी सी उठी और उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, लेकिन फिर वह धीरे से और साफ साफ हंस पड़ी और तनाव दूर हो गया। एक खतरनाक प्रतिज्ञा, उसने हल्के स्वर में कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अगर ज्यादा पुरुष ऐसे मानकों का पालन करें तो दुनिया बहुत अलग होगी। उसने फूलदान के बगल में रखी एक छोटी चांदी की घंटी उठाए और उसे एक मधुर ध्वनि के साथ बजाया। लगभग तुरंत ही दरवाजा खुला और एवरमून के रंगों की पोशाक पहने एक नौकरानी ने विनम्रतापूर्वक झुककर अंदर प्रवेश किया। चाय की पत्तियां ले आइए, साथ ही चीनी, दूध और गर्म पानी भी, एरियन ने नरमी से कहा। मैं इसे यहीं तैयार कर लूंगी। नौकरानी ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और गायब हो गई। टाइलों वाले फर्श पर उसके कदमों की आहट धीमी सुनाई दी। माइकल ने अपना हाथ अपने सामने रखे छोटे से उपहार के डिब्बे पर हल्के से रखा और दोपहर की हल्की रोशनी में उसे देखता रहा। उसने सोचा, कम से कम यह इस बात का सबूत था कि वह उन लोगों की श्रेणी में अच्छी तरह से शामिल हो गया था जिनके लिए हर बातचीत आधी शिष्टाचारपूर्ण और आधी खेल वाली होती है। लेकिन आज पहली बार उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। माइकल ने शांति बहाल होने तक कुछ देर इंतजार किया, फिर उस छोटे से डिब्बे को मेज पर आगे की ओर खिसका दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज सामान्य थी लेकिन थोड़ी धीमी थी। एरियन की निगाहें जिज्ञासा से नीचे की ओर गईं। उसने तुरंत उसे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। माइकल ने हल्के से आश्वस्त करने वाले इशारे में अपना हाथ उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया, बस एक छोटा सा तोहफा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे वह संतुष्ट प्रतीत हुई। उसने अपना सिर झुकाया, रोशनी उसके कान के ऊपर लगे चांदी के नाजुक पिन पर पड़ी, फिर उसने डिब्बे को और करीब खींच लिया। देखने में ये साधारण था, स्थानीय शैली में बना एक सादा लेकिन बारीक कारीगरी वाला लकड़ी का डिब्बा, जिसे चिकना करके पॉलिश किया गया था और जिसमें पीतल का एक छोटा सा कुंडा जड़ा हुआ था। हालांकि सामग्री स्थानीय उत्पाद से बहुत दूर थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये संकेत मिले कि चॉकलेट किसी दूसरी दुनिया से लाई गई थी। केवल माइकल ही जानता था कि वे वास्तव में कहां से आए थे। उसने देखा कि एरियन ने बड़ी सावधानी से उंगलियों से कुंडी खोली और ढक्कन उठाया। अंदर करीने से पंक्तियों में रखे हुए चिकने लिपटे हुए गहरे रंग के चौकोर टुकड़े थे। उसने एक हल्की सी सांस ली, बस इतनी कि उसका संयम थोड़ा सा हिल गया। चॉकलेट, उसने विनम्रतापूर्वक आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। एक तरह से कहूं तो, उन्होंने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा घुमाते हुए कहा। यह शायद आपने पहले जो आजमाया होगा उससे थोड़ा अलग है। मुझे लगा कि आपको यह नयापन पसंद आएगा। एरियन ने एक पल के लिए डिब्बे की सामग्री को ध्यान से देखा, फिर ढक्कन को हल्के से बंद कर दिया। मैं इसकी सराहना करती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा और ऊपर देखते हुए उसकी निगाहों से नजरें मिलाईं। धन्यवाद सर माइक, उसने एक बार अपना सिर झुकाया। ये हाव भाव उतना ही संयमित था जितना अब तक उनके बीच सब कुछ था। कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, बस दिन भर की बाकी चिंताओं को संतुलित करने के लिए थोड़ी सी मीठी चीज। उसने तिरछी नजर से देखा कि नौकरानी एक छोटी सी ट्रे लेकर लौट रही है, जिसमें एक चमकदार केतली से भाप निकल रही थी और चीनी और दूध के कटोरे करीने से रखे हुए थे। एरियन तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुड़ी, उसका चेहरा एक बार फिर शांत हो गया था। लेकिन माइकल ने उसकी पूरी तरह से नजर हटाने से पहले ही उसे देख लिया, एक छोटी सी सच्ची मुस्कान जिसका शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। माइकल ने अपनी निगाहें कुछ देर तक चमकती हुई मेज पर टिकाए रखी, फिर अपनी नजरें वापस एरियन पर टिका दी, जो बड़ी सटीकता और शालीनता से चाय के बर्तनों को सजाना शुरू कर रही थी।
उसे अचानक अप्रत्याशित रूप से यह विचार आया कि शायद वह इस पूरे राज्य में एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिससे बात करना उसे वास्तव में सुखद लगता है। यहाँ तक कि मैजलियान, जिसे वह यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से अधिक समय से जानता था, जिस पर वह सावधानीपूर्वक और संयमित तरीके से भरोसा करता था, भी उसके करीब नहीं आ सका। शायद इसका कारण ये था कि उनके और मैजलियान के बीच हमेशा से ही व्यापारिक संबंध रहे थे। चाहे उनकी जान पहचान कितनी भी गहरी हो गई हो, हर बातचीत के पीछे एक अदृश्य हिसाब किताब चलता रहता था, एहसानों, लेन देनों और दायित्वों का लेखा जोखा। लेकिन एरियन, उसे ठीक से पता नहीं था कि यह क्या है। वह भी उससे बातचीत कर रहा था क्योंकि उसे उससे कुछ चाहिए था। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार उसे जो चाहिए वह मिल जाने के बाद शायद वह उससे दोबारा संपर्क न करे। फिर भी इस उज्ज्वल और शांत हॉल में उसे एक नाजुक बर्तन में गर्म पानी डालते हुए देखकर उसे कुछ सरल सा एहसास हुआ। उन्हें उसकी उपस्थिति अच्छी लगती थी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि यह उसकी बोलने का तरीका था या उसका रूप रंग। हो सकता है कि दोनों ही कारण हो। शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल वास्तव में बता नहीं सका और उसने इसे केवल प्रशंसा का मामला बताकर समाप्त कर दिया। जैसे ही चाय उबलने लगी, उनके बीच की शांत जगह में एक हल्की फूलों जैसी सुगंध फैल गई। एरियन ने अपने हाथ मेज के किनारे पर रखे, उसकी उंगलियां सुंदर और स्थिर थीं। कुछ क्षण बाद उसने अपनी निगाहें फिर से ऊपर उठाईं और उस शांत स्थिर नजर से उसे परखा, जिसे वह अब किसी की ईमानदारी को परखने के उसके तरीके के रूप में पहचानने लगा था, बिना कभी ऐसा करते हुए। क्या आपको चाय पसंद है, सर माइक? उसने पूछा। उसका लहजा न तो चिढ़ाने वाला था और न ही बहुत औपचारिक, बस जिज्ञासा भरा था। माइकल ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर हंसी जैसी एक हल्की सी सांस छोड़ी। उन्होंने ईमानदारी से कहा, मुझे सब कुछ पसंद है, बशर्ते उसका स्वाद दवा जैसा न हो। माइकल ने ईमानदारी से कहा, मुझे सब कुछ पसंद है, बशर्ते उसका स्वाद दवा जैसा न हो। एरियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह एक उचित मानक है, उसने हल्के स्वर में कहा। उसने एक पतली चम्मच उठाए और बर्तन को एक बार हिलाया, भाप को एक नाजुक गुच्छे की तरह ऊपर उठते हुए देखा। फिर, मानो यह सवाल अपरिहार्य ही था, माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया। और आप? उसने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा का हल्का सा भाव था। क्या आपको खुद चाय बनाना पसंद है? उसकी निगाह क्षण भर के लिए सुव्यवस्थित सेवा सामग्री और जिस सधे हुए, अभ्यासपूर्ण तरीके से वह प्रत्येक वस्तु को संभाल रही थी, उस पर पड़ी। माइकल को यह एहसास पूरी तरह से नहीं मिट पा रहा था कि नौकरानी के बजाय खुद चाय बनाना उसके लिए कोई खास बात थी। एक ऐसा भाव जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वह इसके लायक था। एरियन थम सी गई, उसकी उंगलियां चीनी मिट्टी के ढक्कन पर हल्के से टिकी हुई थीं। उसकी पलकें एक पल के लिए झुक गईं, मानो वह सोच रही हो कि वह कितनी ईमानदारी बरतना चाहती है। उन्होंने स्वीकार किया, ज्यादातर समय नौकर ही यह काम करते हैं। ये बस एक रिवाज है, लेकिन कभी कभी मैं इसे खुद करना पसंद करती हूँ, उसने शांत भाव से कहा। जब मेरा मूड अच्छा होता है। उसने उस बात को उनके बीच एक पल के लिए और रहने दिया, फिर उसके होठों के कोने हल्के से उठे, कोमल और आत्मजागरूक। और आज ऐसा लगता है कि मैं वही हूँ। माइकल ने नजर नहीं हटाई। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज से बातचीत में खलल पड़ा। एरियन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसके चेहरे पर फिर से वही सहज और शालीन भाव लौट आया जो वह बड़ी सहजता से धारण करती थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अंदर आओ, उसने धीरे से कहा। दरवाजा धीरे से खुला और एक नौकरानी अंदर आई। उसके हाथ उसके एप्रन के सामने बड़े करीने से मुड़े हुए थे। बोलने से पहले उसने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। महामहिम, उसने कोमल और विनम्र स्वर में कहा, प्रबंधक ने मुझे आपको ये सूचित करने के लिए कहा है कि ड्यूक द्वारा आपके लिए तैयार किया गया व्यंजन आ गया है। सचमुच? एरियन ने खुशी से पूछा। जी हाँ महोदय, नौकरानी ने पुष्टि की। कार्यवाहक ये जानना चाहता था कि क्या आपको कोई और आदेश चाहिए। एक पल के लिए एरियन थोड़ी सोच में डूबी हुई दिखी, मानो ये तय कर रही हो कि चाय को बीच में रोककर तुरंत उसकी जांच कर ले या नहीं। फिर उन्होंने शांत भाव से सिर हिलाया। इसे बगीचे में रख दीजिए, उसने कहा। संभालने वालों को बता दीजिए कि मैं जल्द ही वहां आ जाऊंगी। दासी ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया। तुरंत, मेरी मालकिन। वह मुड़ी और चुपके से बाहर निकल गई। उसके पीछे दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे कमरा फिर से शांत हो गया। एरियन ने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, फिर उसकी निगाहें माइकल पर लौट आई। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जो थोड़ी सी प्रत्याशा जैसी लग रही थी। ऐसा लगता है, उसने हल्के अंदाज में कहा, कि आपको मुझे किसी जानवर को वश में करने की कोशिश करते देखने का मौका मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी मिल जाएगा। माइकल के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। उसने अपना सिर झुकाया, जिसमें आधा शिष्टाचार और आधा वास्तविक मनोरंजन झलक रहा था। मुझे इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। हर दिन किसी को राजकुमारी को राक्षस को वश में करते देखने का अवसर नहीं मिलता। एरियन के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी चमक आ गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता और मनोरंजन की एक छोटी सी झलक दिखाई दी। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। उसने अपनी उंगलियों को मेज के किनारे पर थोड़ी देर के लिए टिकाया और फिर विचारशील स्वर में बोली, जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। वह कुछ पल के लिए रुकी। उसकी पलकें एक क्षण के लिए नीचे झुक गईं, मानो वह विचार कर रही हो कि यह सुनने में कैसा लगेगा। मैं आपको अपने पिता के संग्रह तक ले चलूंगा। माइकल की भौहें थोड़ी सी उठी, लेकिन उसने बात नहीं काटी। ड्यूक के निजी चिड़ियाघर में कई जीव जंतु रखे गए हैं, एरियन ने स्थिर स्वर में लेकिन दबी हुई उत्तेजना के साथ आगे कहा। चूंकि आपको जानवरों को पालतू बनाने में इतनी दिलचस्पी लगती है, शायद आप उन्हें खुद देखना चाहेंगे। और अगर आपका मन करे तो। उसकी निगाहें फिर से उसकी निगाहों से मिली, सीधी और आकर्षक।
आप भी इसे आजमा सकते हैं। माइकल ने पॉलिश की हुई मेज के उस पार से उसे देखा और एक पल के लिए इस बात से चकित रह गया कि एरियन उसके लिए इसे कितना आसान बना रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और जवाब देते समय उसका स्वर धीमा और ईमानदार था। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। वे थोड़ी देर और वहीं रुके रहे, उनके बीच चाय ठंडी होती रही और उनकी बातचीत हानिरहित विषयों के बीच भटकती रही। यह कोई लंबी बातचीत नहीं थी। एरियन ने अपना खाली चाय का कप हल्की सी खनक के साथ नीचे रखा और मेज के उस पार देखा। खैर, उसने कहा, उसकी आवाज में अभी भी वही शांत गर्माहट थी। मुझे लगता है कि उन्हें और अधिक इंतजार कराना शर्म की बात होगी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और एक हाथ उठाकर अपनी घंटी बजाई। लगभग तुरंत ही दरवाजा फिर से खुला और दो नौकरानियां अंदर आईं। दोनों ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। कृपया इसे साफ करने में मदद करें, एरियन ने पहले वाले को कोमल स्वर में निर्देश दिया। उसकी निगाहें दूसरी नौकरानी पर टिक गईं। और ये, उसने माइकल द्वारा दिए गए चॉकलेट के छोटे लकड़ी के डिब्बे पर हल्के से अपनी हथेली रखी। उसकी उंगलियां एक पल के लिए वहीं टिकी रहीं, फिर उसने उन्हें हटा लिया। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। इसे खिड़की के पास वाली छोटी अलमारी पर रख दो। जी हाँ, मेरी मालकिन, दोनों नौकरानियों ने धीमी आवाज में एक साथ कहा। जब वे आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़े तो एरियन सहजता से अपनी कुर्सी से उठी। उसकी गाउन चिकनी फर्श पर लहराती हुई नीचे माइकल की ओर देखने लगी। उसका चेहरा उज्जवल लेकिन संयमित था। चलें, उसने पूछा। माइकल खड़ा हुआ और उसने अपना सिर झुकाया। कृपया आगे चलिए, लेडी एरियन, उसने सरलता से कहा और साथ ही साथ इस बात की सराहना भी कर रहा था कि उसने इस दुनिया के तौर तरीकों को अपनाने में कितनी प्रगति की है। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब वह ऑरोरा में वापस आता था तो ये तौर तरीके अक्सर छूट जाते थे, जिससे उसे अक्सर असहज महसूस होता था। वह सोचने लगा कि दोहरी पहचान के साथ भविष्य में उसे और किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। एरियन ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों गलियारे में निकल गईं। दोपहर की हल्की गर्मी के बीच गलियारे की हवा सुखद रूप से ठंडी थी। माइकल और एरियन चौड़े गलियारे में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से आती हल्की रोशनी टाइलों वाले फर्श पर फैल रही थी। कुछ देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। यह कोई असहज चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे दोनों उस पल को आराम से जीने देना चाहते हों। अंत में जब वे एक ऐसे मोड़ पर मुड़े जहां गलियारा बगीचों की ओर जाने वाले चौड़े कांच के दरवाजों की ओर मुड़ता था, तो एरियन ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसके चेहरे पर विचारशील भाव थे। सर माइक, उसने शुरू किया, अगर मैं पूछ सकती हूँ तो आप पशुओं को वश में करने के बारे में क्या समझते हैं? माइकल ने शांत भाव से उसकी निगाहों में देखा। वह जानवरों को वश में करने के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर बात कर सकता था, जागरण प्रणाली के नजरिए से, जिसमें वे सभी वर्गीकरण और तकनीकें शामिल थी जो यहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन इस भूमि में वह जोखिम नहीं लेना चाहता था और ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करना चाहता था जो असंभव लगे या इससे भी बदतर संदिग्ध लगे। इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे एक ऐसा जवाब दिया जो सुरक्षित महसूस हुआ, भले ही वह विनम्र था। मुझे पता है कि किसी के आदेश का पालन करवाने के लिए जानवर को वश में करना पड़ता है। एरियन ने एक पल के लिए उसे देखा। उसने हल्की सी मुस्कान दी। इस तरह सोचना गलत नहीं है, उसने गर्मजोशी भरे लहजे में कहा। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सिर्फ प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में है, अपनी ताकत साबित करने और आज्ञा पालन करवाने के बारे में है। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, उसने आगे कहा। मूलतः किसी भी जीव को वश में करने के दो मुख्य मार्ग हैं। हम इन्हें स्वामी सेवक का बंधन और स्वामी अधीनस्थ का बंधन कहते हैं। माइकल की भौहें थोड़ी सी उठी, हालांकि उसने अपने चेहरे के भावों को संयमित रखा। उन्होंने ध्यानपूर्वक टिप्पणी करते हुए कहा, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जैसे नहीं है। नहीं, एरियन ने सहमति जताते हुए कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे नहीं हैं। उसने अपने कदम धीमे कर लिए, मानो वह अपनी व्याख्या को उचित गंभीरता देना चाहती हो। स्वामी सेवक का रिश्ता, उसने कहना शुरू किया, सरल है। आप प्राणी को वश में कर लेते हैं, उसे अपनी इच्छा के अधीन कर लेते हैं और वह आज्ञा मानता है। लेकिन वह बस इतना ही करता है, आज्ञा मानता है। वह आपकी रक्षा कर सकता है, आपके लिए लड़ सकता है, बोझ उठा सकता है, लेकिन इसके अलावा वह आपको कुछ नहीं देता। न कोई विकास, न कोई साझा शक्ति। इसे उस डार्क एल्फ के साथ आपका अनुबंध समझें। माइकल ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। और दूसरा, उसने पूछा। एरियन की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज में गर्व जैसी कोई भावना झलक रही थी। स्वामी अधीनस्थ का बंधन अलग होता है, अधिक खतरनाक लेकिन कहीं अधिक मूल्यवान भी। इस बंधन में आप केवल किसी जानवर को आदेश नहीं देते, बल्कि उससे आत्मा और शक्ति के स्तर पर जुड़ जाते हैं। जब वह मजबूत होता है तो आप भी मजबूत होते हैं। उसका सार आपके अपने सार को पोषित करता है। इस प्रकार पशु को वश में करना केवल राक्षसों को आदेश देने की कला नहीं है, बल्कि बाहरी साधनों के माध्यम से व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करने की कला है। माइकल ने शांत भाव से ध्यानपूर्वक सुना और उसे सब कुछ समझ आ गया था। उनकी जादूगरी की क्लास प्रणाली लगभग ठीक इसी तरह काम करती थी। हाँ, वह अपने मरे हुओं का नेतृत्व करता था, लेकिन जब उनकी शक्ति बढ़ती गई तो उनका सार उसके अपने सार को भी मजबूत करता गया। एक पूरक शक्ति जो उसे केवल अपने चारों ओर घूमने के बजाय उसे विस्तारित करती थी। उसने धीरे धीरे सावधानीपूर्वक सांस ली, अपनी आंखों में झलक रहे रहस्योद्घाटन के संकेत को छुपाते हुए। ये तो बेहद दिलचस्प है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन वे सचमुच ऐसा कहना चाहते थे। मुझे इस तरह के अंतर का एहसास ही नहीं था। उन्होंने पूछा, दूसरा तरीका खतरनाक कैसे है? जैसे ही वे कांच के दरवाजों के पास पहुंचे, एरियन ने आगे की ओर एक नजर डाली। शीशों के पार चमकीला बगीचा दिखाई दे रहा था। फिर एरियन ने दोबारा बोलने से पहले यही नजर डाली। जानवर को वश में करने की प्रक्रिया में अगर उसे ठीक से काबू में कर लिया जाए तो जोखिम बहुत कम होता है, लेकिन उसके बाद असली खतरा तो तब शुरू होता है
उसने अपनी निगाहें फिर से उसकी ओर घुमाई, स्थिर और सीधी। यदि तुम्हारा पालतू प्राणी मर जाता है, उसने कहा, तो इसका प्रतिफल तुम पर भी पड़ता है। जितना शक्तिशाली प्राणी होगा, परिणाम उतना ही गंभीर होगा। कुछ लोगों के लिए यह अपंग कर देने वाला हो सकता है, दूसरों के लिए। उसने इस बात को दोनों के बीच अधर में लटका दिया। सही सामग्री यहाँ है। माइकल के कदमों की गति थोड़ी धीमी हो गई, हालांकि बाहरी तौर पर वह शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एक सुखद अनुभूति होने लगी। तो यह एक तरह से उसका जादू टोना था। अगर उसके सबसे ताकतवर मरे हुए सैनिकों में से कोई सचमुच नष्ट हो गया, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी ताकत और उस मरे हुए सैनिक की ताकत के अनुपात में उसे भारी प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो स्वामी अधीनस्थ का ये बंधन उसी सत्य का दर्पण प्रतीत होता था। आप स्वयं को ऊपर उठाने के लिए जितनी अधिक बाहरी शक्ति पर निर्भर रहते थे, यदि वह शक्ति कभी छीन ली जाती थी तो आपके गिरने का जोखिम उतना ही अधिक बढ़ जाता था। कुछ क्षण बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया। उसकी आवाज नर्म लेकिन विचारशील थी। ये स्वाभाविक है कि ऐसे बंधन के कुछ परिणाम तो होंगे ही। ये कीमत है, एरियन ने धीमी आवाज में कहा, ऐसी ताकत बनाने की जो केवल आपकी अपनी न हो। एरियन की निगाहें नर्म पड़ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जानवरों को वश में करने के ये दो तरीके हैं और प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जिससे उसे आगे बोलने का संकेत मिला। सही सामग्री F3AWB ओवल C ओम पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा, स्वामी अधीनस्थ संबंध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रशिक्षक को मजबूत बना सकता है। हर बार जब आपका जानवर बढ़ता है, तो उस वृद्धि का एक हिस्सा आपका हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान भी उतना ही गंभीर है। आप कितने प्राणियों के साथ इस तरह का बंधन बनाए रख सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। यह आपकी आत्मा पर बोझ डालता है। उसके चेहरे पर सोच विचार के भाव उभर आए। और हाँ, अगर वह जीव गिर जाता है तो प्रतिक्रिया का खतरा तो हमेशा बना रहता है। एरियन ने बोलना जारी रखा। इसके विपरीत स्वामी सेवक के बंधन में ऐसे कोई खतरे नहीं होते। उसने कहा, आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने चाहें उतने प्राणियों को वश में कर सकते हैं। उनके हारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आप बस आदेश देते हैं। उसने हल्की सी मुस्कान दी, हालांकि वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। लेकिन बेशक उस सुरक्षा की भी एक कीमत होती है। इस तरह से पकड़ा गया जानवर कभी भी अपना विकास आपके साथ साझा नहीं करेगा। आप वैसे ही रहेंगे, चाहे आपके पास कितने ही शक्तिशाली सेवक हों। आप एक सेना खड़ी कर सकते हैं और खुद अपरिवर्तित रह सकते हैं। माइकल को इसमें सादगी नजर आ रही थी। और आप किसे पसंद करते हैं? उसने शांत स्वर में सचमुच उत्सुकता से पूछा। एरियन की निगाहें ऊपर उठी और उनकी निगाहों से मिली। कुछ लोग कहते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, कि जानवरों को वश में करने का सच्चा मार्ग दोनों पर महारत हासिल करने में निहित है। क्या आप उन लोगों से सहमत हैं? मुझे नहीं पता, उसने स्पष्ट जवाब दिया और आगे कहा, लेकिन मेरे लिए अगर आप अपने भीतर के उस जंगलीपन के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपको एक सच्चा जंगलीपन वश में करने वाला कहा जा सकता है। इस संरक्षण कार्य ने माइकल की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। इससे उन्हें कुछ ऐसी बातें भी पता चली, सिद्धांतों के कुछ ऐसे पहलू जिन पर उन्होंने पहले पूरी तरह से विचार नहीं किया था। पशु वशीकरण प्रणाली में स्वामी सेवक का बंधन लायरा के साथ उसके संबंध से काफी मिलता जुलता था। अब उसे यह बात समझ आ गई थी, वह उसे अपने बराबर नहीं बना सकता था। अगर उसकी अपनी प्रतिभा न होती तो उसके लिए उसका एकमात्र मूल्य उसकी ताकत ही होती और कुछ नहीं। हालांकि स्वामी अधीनस्थ संबंध जागृतिकर्ताओं की सार्वभौमिक प्रणाली रहस्य से भरी हुई थी, या यूं कहें कि उत्पत्ति का चिन्ह ही इतना रहस्यमय था। अंततः उत्पत्ति के चिन्ह को जागृत करना सबसे पहले आवश्यक था। ये वह बीज था जिससे किसी व्यक्ति का वर्ग और ब्रह्मांडीय व्यवस्था उत्पन्न होती थी। यही वह कारण था जिससे जागृत व्यक्ति उत्पत्ति की भूमि के नाम से जानी जाने वाली काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। सिस्टम पैनल पर इसे केवल उपहार कहा जाता था। उपहार। माइकल को उस टैब के बारे में हमेशा से जिज्ञासा रही थी, खासकर तब जब उसने फोरम पर यह पता लगाया कि वहां मूल चिन्ह के अलावा और भी बहुत कुछ सूचीबद्ध करना संभव है। दुर्भाग्यवश ऐसे रहस्यों की गहराई से जांच करने के लिए उनका अधिकार स्तर बहुत कम था। शायद पदोन्नति होने पर यह स्थिति बदल जाए। मार्क ऑफ ओरिजिन ने अवेकनर सिस्टम बनाया, जिसमें स्टेटस स्क्रीन महज एक हिस्सा थी। और हालांकि स्टेटस डिस्प्ले अवेकनर के बारे में सब कुछ नहीं दिखाता था, लेकिन लगभग बाकी सब कुछ बता देता था। माइकल के लिए इसने न केवल उसकी अपनी जानकारी बल्कि उसके मरे हुए साथियों के विवरण भी दिखाए। उसने तर्क दिया कि पशुओं को वश में करने वालों के लिए भी यही बात लागू होती होगी। लेकिन फिर उसके द्वारा लायरा से संपर्क करने के बाद भी उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया? अगर उनकी प्रतिभा इससे कम होती तो ऐसा लगता मानो कुछ हुआ ही न हो। माइकल को लंबे समय से शक था कि कुछ कमी है, और अब एरियन को पशुओं को वश में करने के बारे में इतनी विस्तार से बात करते हुए सुनने के बाद उसे लगा कि आखिरकार उसे समझ आ गया है। ये स्वामी अधीनस्थ का संबंध था। शायद अगर उसके और लायरा के बीच का रिश्ता गहरा हो जाए, अगर यह इतना बढ़ जाए कि वे एक दूसरे को प्रभावित कर सके, तो अवेकनर सिस्टम उसे सिर्फ एक अनुयायी से बढ़कर कुछ समझे। शायद तब उसे लेवल अप करने की क्षमता मिल जाए। यह महज एक सिद्धांत था, लेकिन माइकल को अंदर से पूरा भरोसा था कि वह सही है। आखिरकार पशु प्रशिक्षकों द्वारा वश में किए गए राक्षस उन्हें जन्म से या उनकी श्रेणी जागृत होने पर ही नहीं मिल जाते थे। इस दुनिया के लोगों की तरह उन्हें भी आगे बढ़ने से पहले वश में करना और बंधन बनाना पड़ता था। पालतू बनाए जाने से पहले वे केवल ऐसे जीव थे जो प्राकृतिक रूप से बढ़ते थे, लेकिन एक बार वश में कर लिए जाने और अवेकनर सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिए जाने के बाद वे लेवलिंग के माध्यम से विकसित हो सकते थे। उसे संदेह था कि यही वह पहचान थी जिसकी लायरा को कमी थी। यही कारण था कि वह हर मायने में बस सामान्य बनी रही। दरअसल अधिकतर लोग लायरा को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते होंगे, जिनमें कुछ अवेकनर भी शामिल हैं।
लेकिन माइकल ऐसा नहीं मानता। लायरा में उसकी जाति के अलावा और क्या खास था? शायद उसकी ताकत। लेकिन माइकल जैसे व्यक्ति के लिए जो आसानी से उसकी शक्ति के बराबर 10 गुना ताकत हासिल कर सकता था, उस ताकत का कोई खास महत्व नहीं था। केवल उसकी जाति ही उसकी दिलचस्पी जगा सकती थी। सौभाग्य से वह उसे विकसित कर सकता था। फिर भी भले ही उसकी जड़ें भयावह हद तक मजबूत हो गई हो, उसे फिर भी प्राकृतिक प्रयासों से ही आगे बढ़ना होगा। वह राक्षसों जैसी नहीं थी, जिनकी क्षमता एक बार बढ़ जाने पर सीधे अधिक शक्ति में तब्दील हो जाती थी। वह स्पार्टन और उसके अन्य मरे हुए इंसानों की तरह थी, जो उच्च स्तर के इंसान बनने के बाद भी अधिक विशिष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने नए स्तर हासिल नहीं किए क्योंकि वे कभी ऐसी सीमाओं से बंधे ही नहीं थे। अधिक से अधिक उच्च नस्ल का मतलब शक्ति संचय में कम बाधाएं थीं। उनका विकास केवल भविष्य को सुगम बनाता था, लेकिन लायरा के विपरीत वे कम से कम स्तर बढ़ा सकते थे। यदि वह किसी उच्च नस्ल में भी विकसित हो जाती, तब भी वह इस व्यवस्था के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाती। समय के साथ माइकल के लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती। माइकल को उम्मीद होने लगी कि वह एरियन की विधि को स्वयं भी अपना सकता है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे इतना यकीन क्यों था कि उसने स्वामी अधीनस्थ संबंध का इस्तेमाल किया था, इसका जवाब सरल था। एरियन के अनुसार सच्चे पशु वशीकरण कर्तावे थे जिन्होंने उस मार्ग पर कदम रखा था। उसे आज भी साफ साफ याद था कि जब उसने पहली बार उस पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया था तो सिस्टम ने उसे 20 टैमर कहा था। यही इसकी मान्यता थी। अगर वह केवल स्वामी सेवक पद्धति पर ही निर्भर होती तो सिस्टम उसे कुछ और नाम देता, शायद पशु बांधने वाली या पशु नियंत्रक। एरियन को असली चीज होना चाहिए, फ्रेड इनोविलफायर COM, और अगर वह ऐसा कर सकती है तो उम्मीद है कि वह भी कर सकता है। एरियन ने हैंडल पर हाथ रखा और कांच के दरवाजे खोल दिए। दहलीज से गर्म धूप अंदर आई, साथ ही कटी हुई झाड़ियों और ताजी मिट्टी की हल्की सी तीखी खुशबू भी। माइकल उसके पीछे पीछे बगीचे में चला गया। यह एक विस्तृत चारदीवारी से घिरा हुआ भूभाग था। हल्के रंग की बजरी वाली पगडंडियां तराशे हुए बॉक्सवुड और फूलों वाली झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थीं। एक तरफ युवा पेड़ों की एक कतार लॉन पर नाजुक जालीदार छाया डालती थी, लेकिन बगीचे ने ही उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। घास के मैदान के बीचों बीच कवचधारी रक्षकों की सावधानीपूर्वक दूरी से घिरे हुए वह प्राणी लेटा हुआ था जिसे देखने वह आया था। freeabinovel.com। अपने पिछले पैरों पर आराम करते हुए भी वह ज्वालाशील शेर विशालकाय था, किसी भी प्राकृतिक बिल्ली प्रजाति से आसानी से दोगुना बड़ा। वह कुछ हफ्ते पहले मारे गए शेरों जैसा ही दिखता था, बस थोड़ा छोटा और कम आक्रामक। लेकिन आक्रामकता की कमी उसके स्वाभाविक रूप से शांत स्वभाव से नहीं बल्कि कमजोरी से आ रही थी। माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्या इसके रखवालों ने इसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे यह इस हालत में आ गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उस जानवर ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें खुली, तिरछी पुतलियां चमक रही थीं और आंखों के अंदर का भाग पिघले हुए लाल रंग का था। माइकल को महसूस हुआ कि जानवर की निगाहें उस पर टिक गई हैं। एरियन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह शांत और संयमित भाव से आगे बढ़ी और सुरक्षाकर्मियों की पहुंच से ठीक बाहर रुक गई। माइकल की निगाह उस प्राणी की ओर गई और लगभग बिना सोचे समझे ही उसने डिटेक्ट को सक्रिय कर दिया। फ्लेम लान LV-15। माइकल के लिए यह कुछ भी नहीं था, लेकिन लायन हॉट में इस तरह के राक्षस से निपटना कोई मामूली बात नहीं होगी। इसे सुरक्षित रूप से हराने के लिए उन्हें मध्यम स्तर के महाशक्तियों की एक बड़ी सुव्यवस्थित टीम की आवश्यकता होगी, या कम से कम एक उन्नत स्तर के मानव की। लेकिन माइकल इसे एक मुक्के से ही कर सकता था, शायद उससे भी नहीं। बस थोड़ी सी माना शक्ति ही इस प्राणी की रक्षा पंक्ति को चकनाचूर करने के लिए काफी होती। ज्वाला शेर उसे देख रहा था। उसकी पिघली हुई लाल आंखें सतर्क थी लेकिन भावहीन थी, शायद इतनी थकी हुई या इतनी हारी हुई कि उनमें कोई प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। माइकल उसके अंगों में हल्की सी कंपन देख सकता था, जिस तरह से वह स्थिर सांस लेने के प्रयास में अपने शरीर के किनारों को ऊपर नीचे कर रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक नजर से संचालकों को देखा। शायद उन्होंने इसे हद से ज्यादा घिस दिया था, या शायद उन्हें यही पसंद था, टूटने की कगार पर पहुंचा हुआ, ताकि उनकी मालकिन का इसे वश में करने का प्रयास सहज हो सके। जैसे ही वे घास के मैदान की ओर अंतिम कदम बढ़ाने वाले थे, सभी संचालक एक साथ सीधे खड़े हो गए। पॉलिश किए हुए कवच पहने 6 पुरुष कमर झुकाकर खड़े थे। उनके सीने पर एवरमून का चिन्ह चमक रहा था। 2 अन्य जो स्पष्ट रूप से रक्षक नहीं बल्कि पशु संचालक थे, अधिक सावधानी से सिर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक ने दस्ताने वाला हाथ ज्वाला शेर की मोटी गर्दन के चारों ओर लिपटी जंजीर पर रखा हुआ था। महामहिम सबसे आगे खड़े रक्षक ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। उनकी आवाज में नरमी थी लेकिन सम्मान का भाव झलक रहा था। निर्देशानुसार सब कुछ तैयार है। एरियन ने शांत भाव से सिर झुकाकर सहमति जताई। धन्यवाद। सभी सहायकों की निगाहें माइकल पर टिक गईं। उनमें से कुछ के चेहरों पर पहचान के भाव दिखे, हालांकि किसी ने भी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने माइकल को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया, लेकिन उतना गहरा सम्मान नहीं दिखाया जितना उन्होंने एरियन को दिखाया था। माइकल ने बदले में उन्हें हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर अपनी निगाहें वापस उस प्राणी पर टिका दी जो इन सबके केंद्र में था। यह दिखावा करना असंभव था कि वह जिज्ञासु नहीं था। वह जानवर अपनी प्रजाति के बारे में जो कुछ भी जानता था, उसकी तुलना में बहुत कमजोर दिख रहा था। उसने एरियन की ओर एक नजर डाली और अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली। अगर मैं पूछूं तो, उसने धीरे से कहा, यह इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? एरियन ने उस जीव से नजर नहीं हटाई। एक पल के लिए वह बस सांस लेते हुए उसके पार्श्व भागों के धीरे धीरे ऊपर उठने को देखती रही। फिर उसने शांत और सहज स्वर में बात की। इसमें नशीली दवा मिलाई गई है, उसने कहा। पिछले एक दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे शांत करने वाली दवा दी गई है। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन ये जीव बेहद अस्थिर स्वभाव के होते हैं। अगर यह पूरी ताकत में होता तो इसे यहाँ जीवित लाना सुरक्षित नहीं होता।
माइकल तुरंत समझ गया, लॉजिस्टिक्स तो लॉजिस्टिक्स ही होते हैं। उन्होंने कहा, तो ये सचेत तो है लेकिन प्रतिरोध करने के लिए बहुत कमजोर है। हाँ, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। वह पूरी तरह से उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इस अवस्था में शुरुआती क्षणों में इसके द्वारा मुझे मारने का प्रयास करने की संभावना बहुत कम है। एरियन ने अपनी निगाहें सुरक्षाकर्मियों के सबसे नजदीक खड़े एक बुजुर्ग गार्ड की ओर उठाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा पतला और झुर्रियों से भरा था और गाल पर एक हल्का सा निशान था। कैप्टन वारिस, उसने धीमी आवाज में पुकारा, आप इस प्रक्रिया से परिचित हैं? क्या आपने सामग्री तैयार कर ली है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाया। जी हाँ महोदया, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने अनुरोध किया था। उसने एक सहायक को इशारा किया। बिना कुछ कहे सहायक मुड़ा और लॉन के किनारे की ओर चल पड़ा, जहां एक छोटी सी छतरी के नीचे एक लोहे की ढकी हुई मेज रखी थी। माइकल ने देखा कि उस आदमी ने हैंडल पकड़े और मेज को आगे की ओर धकेल दिया। उसके पहिए बजरी पर धीरे धीरे घिसकते हुए तब तक चलते रहे जब तक कि वह ज्वाला शेर से कुछ कदम की दूरी पर आकर रुक नहीं गई। जब कर्मचारी ने आवरण को हटाया तो माइकल ने आखिरकार वह चीज देखी जिसकी वे तैयारी कर रहे थे। करीने से पंक्तियों में सूखी जड़ी बूटियों के गट्ठे रखे थे जो रस्सी से बंधे थे, एक दस्ताना, ढक्कन लगी 2 कांच की बोतलें, एक हल्के हरे रंग की और दूसरी मोटी और काली ब्रश, ठंडे कोयलों वाला एक छोटा अंगीठी और एक उथला पीतल का कटोरा। एक पतली धार वाला चाकू एक सिरे पर चमक रहा था जो तय किए हुए कपड़े के ऊपर करीने से रखा था। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, एरियन आगे बढ़ी और सहज अभ्यासपूर्ण गति से सामान इकट्ठा करने लगी। काम करते समय उसकी आवाज उसके कंधे के ऊपर से सुनाई दे रही थी। जानवरों को वश में करने का असली तरीका आत्माओं के बंधन की आवश्यकता है। उन्होंने समझाया, आध्यात्मिक बंधन केवल बल प्रयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वामी अधीनस्थ के बंधन के लिए सार का मिलन आवश्यक है। उन्होंने शांत भाव से कहा, आत्मा, या जिसे कुछ लोग रूह कहते हैं। माइकल की दिलचस्पी और बढ़ गई। आत्मा, बिल्कुल, उसे पहले से ही इसका शक था। एरियन ने जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक अंगीठी में रखा और एक बोतल का ढक्कन खोलकर उन पर थोड़ा सा काला तरल डाला। हवा में एक कड़वी राल जैसी गंध फैल गई। किसी प्राणी की आत्मा को महसूस करना लगभग असंभव है, उसे अपनी ओर आकर्षित करना तो और भी मुश्किल है, उसने आगे कहा। इसलिए यह अनुष्ठान किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ आत्मा की छाया को कम करने में मदद करते हैं। उसने बोतल को एक तरफ रख दिया, बिना किसी झिझक के पतले ब्लेड को उठाया और उसे अपनी हथेली के किनारे पर सहजता से चलाया। माइकल चुपचाप देखता रहा, जैसे ही चमकीला खून उमड़कर धीरे धीरे बूंदों के रूप में पीतल के कटोरे में गिरने लगा। एरियन जरा भी नहीं हिचकी। जब तरल पदार्थ का प्रवाह पर्याप्त हो गया तो उसने चाकू को एक तरफ रख दिया और एक छोटी शीशी दूसरी बोतल, जो गहरे हल्के हरे रंग के तरल से भरी हुई थी, की ओर हाथ बढ़ाया। एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि। उसने उसे घाव पर डाला और पलक झपकते ही घाव ऐसे भर गया मानो वह कभी था ही नहीं। तभी उसने माइकल की ओर रुख किया। यह पहला कदम है, उसने धीमी आवाज में कहा। इस चक्र को बांधने वाले के अपने जीवन से पोषित किया जाना चाहिए। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अंगीठी, कटोरे और जड़ी बूटियों में जलती हुई लौ की हल्की सी लौ को ध्यान से देखने लगा। एरियन अपनी कलाकृति की प्रशंसा करने के लिए वहां नहीं रुकी। कुछ देर बाद उसने खून और राल में भीगी जड़ी बूटियों से भरा कटोरा उठाया और थोड़ी दूर चली गई। दूसरी ओर संचालकों ने सहज रूप से जंजीरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, हालांकि ज्वाला शेर मुश्किल से ही हिला। माइकल ने एरियन को अपनी आंखों से देखा। जब वह घास के एक साफ हिस्से पर पहुंची तो उसने कटोरा नीचे रख दिया और घुटनों के बल बैठ गई। दस्ताने पहने हुए एक हाथ ने उसकी कमर पर बंधी एक छोटी थैली में हाथ डाला और उसमें से हड्डी के हैंडल वाला एक चपटा ब्रश निकाला, जिसके रेशे पुरानी स्याही के रंग से रंगे हुए थे। पीछे मुड़े बिना ही वह बोलने लगी। उन्होंने कहा, अगला चरण चक्र है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। और इसे तुमने खुद बनाया है? एरियन ने सिर हिलाया। हमेशा। उसने कटोरे का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने कटोरे को सावधानी से झुकाया, उसमें से एक गाढ़ा, लगभग सिर्फ जैसा तरल पदार्थ नीचे बहने लगा। इस हिस्से में आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उसने शांत भाव से कहा। कई पशु प्रशिक्षक भी इसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। उसने कटोरे को अपने घुटने के पास रखा, ब्रश को मिश्रण में डुबोया और फिर उसे ऊपर उठाया, जिससे एक गाढ़ी बूंद वापस मिश्रण में गिर गई। यदि कदम सही है तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसका हाथ धीरे धीरे और बिना किसी हड़बड़ी के घास पर पहली घुमावदार रेखा खींचता चला गया। गीली रेखा पर एक हल्की सी चमक दौड़ गई, मानो हवा ने उसे पहचान लिया हो। माइकल ने हर एक सटीक हरकत को ध्यान से देखा और उसका अध्ययन किया। एरियन का ब्रश चलता रहा, पहला घेरा पूरा करते हुए फिर बाहर की ओर घुमावदार लूप और शाखाओं वाले चित्र बनाते हुए आगे बढ़ता गया। हर कुछ सेकंड में वह कटोरे में ब्रश को ताज़ा करने के लिए रुकती, फिर बिना अपनी ले तोड़े काम जारी रखती। माइकल ने हर एक सटीक हरकत को ध्यान से देखा और उसका अध्ययन किया। एरियन का ब्रश चलता रहा, पहला घेरा पूरा करते हुए फिर बाहर की ओर घुमावदार लूप और शाखाओं वाले चित्र बनाते हुए आगे बढ़ता गया। हर कुछ सेकंड में वह कटोरे में ब्रश को ताज़ा करने के लिए रुकती, फिर बिना अपनी ले तोड़े काम जारी रखती। कुछ मिनट लगभग खामोशी में बीत गए, केवल बालों की हल्की सरसराहट और ज्वालाशील शेर की कठिन सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब अंततः उसने ब्रश को एक तरफ रख दिया तो तैयार वृद्ध घास में हल्की सी चमक बिखेर रहा था, संकेतों का एक जटिल सर्पिलाकार जाल जो लगभग सजीव प्रतीत हो रहा था। एरियन खड़ी हुई और अपने दस्तानों को झाड़कर साफ करने लगी। उसने एक बार गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर संयम लौट आया।
और यही उसने माइकल की ओर मुड़ते हुए कहा, दूसरा कदम है। एरियन ने टिप्पणी का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और कैप्टन वारिस की ओर इशारा किया। ले आओ, उसने सरल शब्दों में कहा। इसके बाद कैप्टन वारिया ने दोनों संचालकों की ओर इशारा किया। किसी ने आपत्ति नहीं जताई। जी हाँ, मेरी महिला। उनमें से 2 लोग सावधानीपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। उसके पंजे घास में हल्के से घिसकते हुए, मिट्टी में हल्के निशान बनाते हुए उसे घेरे के केंद्र की ओर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वैसे वैसे प्रतीक चिन्हों की प्रतिक्रिया तेज होती गई। नीले रंग के सूक्ष्म प्रकाश के कण ऊपर की ओर तैरने लगे। जब अंततः संचालकों ने इसे सही जगह पर रख दिया, तो एरियन ने अपना हाथ उठाया। उसकी निगाहें उन पर घूम पड़ी। इसे छोड़ दें, फिर पीछे हट जाएं। मेरी प्यारी, एक प्रशिक्षक ने घबराते हुए कहना शुरू किया, अगर यह ठीक हो जाती है तो। ऐसा नहीं होगा, उसने धीरे से बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। बंधन उसी क्षण शुरू हो जाएगा जब वह अकेला खड़ा होगा। माइकल को हवा थोड़ी भारी लगने लगी। संचालकों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक साथ उन्होंने हाथ छोड़ दिया और तेजी से बाड़े में लगी घास के किनारे की ओर पीछे हट गए। शेर के चौड़े कंधों के चारों ओर जंजीरें ढीली पड़ते ही खनक उठी। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हिला। एरियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली को वृत्त के ऊपर फैला दिया। माइकल ने इसे देखने से पहले ही उस सूक्ष्म बदलाव को महसूस कर लिया था, जैसे कि बगीचा खुद एक लंबी, संयमित सांस ले रहा हो। फिर उसकी शक्ति प्रवाहित होने लगी। ये लगभग अदृश्य था, हवा में एक हल्की लहर, एक खामोशी जो त्वचा को छू जाती थी। वृत्त की रेखाएं चमक उठी, हल्के नीले सफेद रंग की सहज स्थिर तरंगों में जगमगा उठी। आकृतियां क्रम से चमक उठी, प्रत्येक वलयाकार प्रकाश को ग्रहण करता हुआ अगले वलयाकार तक पहुंचाता गया, जिससे प्रकाश का प्रवाह बढ़ता गया। ज्वालाशील शेर कमजोर सी हरकत करते हुए थोड़ा सा हिला, उसका सिर कुछ इंच ऊपर उठा, मानो उसने अपने आसपास के वातावरण में अचानक उत्पन्न तनाव को महसूस किया हो। लेकिन वह जानवर इतनी बुरी हालत में था कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। एरियन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। अपना हाथ अभी भी फैलाए हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस छोड़ी। आखिरी चरण, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि माइकल लगभग सुन ही नहीं पाया, इसे तुम्हें बुलाना है। एरियन ने अपनी सारी ऊर्जा धीरे धीरे उसमें प्रवाहित होने दी। शुरू में और कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। फिर माइकल को इसका एहसास हुआ, एक दबाव, कोमल लेकिन निरंतर, उसकी इंद्रियों के किनारों को छूता हुआ। एक शांत खिंचाव की अनुभूति, किसी ऐसी चीज को खींच रही थी जो मांस नहीं थी। शायद यह आत्मा थी, प्राण, इसे जो भी नाम देना चाहें। ज्वाला का शेर जहां पड़ा था वहीं कांप उठा। उसके चौड़े कंधे एक बार, 2 बार हिले और उसकी पिघलती हुई निगाहें धीरे धीरे एरियन की ओर मुड़ी। आधी बेहोशी और लगभग अचेत अवस्था में होने के बावजूद उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसने उस आकर्षण को पहचान लिया। माइकल सब कुछ ध्यान से देख रहा था और उसे इस बात का पूरा एहसास था कि बाकी सब कुछ कितना शांत हो गया था। एक भी गार्ड अपनी जगह से हिला तक नहीं। सुरक्षाकर्मियों में से किसी ने भी जोर से सांस तक नहीं ली। वृत्त के प्रकाश ने एक और रंग बिखेर दिया, कोमल नीला रंग लहरों की तरह शेर के फर पर फैल गया। नन्ही नन्ही चिंगारियां आकृतियों से निकलकर हवा में तैरने लगीं और फिर प्राणी की खाल में विलीन हो गईं। एरियन ने अपना हाथ थोड़ा नीचे किया। उसकी आंखें खुली, शांत और स्थिर। अगर यह मान जाता है, उसने शांत स्वर में कहा, हालांकि उसकी नजर उस जानवर से नहीं हटी, तो ये हमें बांध देगा। अगर यह विरोध करता है, तो भेड़ा इसे तब तक दबाए रखेगा जब तक ये थक न जाए। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है। जादुई अनुष्ठान के कारण मुझे लाभ है, लेकिन अगर जिस प्राणी को आप वश में करना चाहते हैं वो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो भले ही आप किसी कारणवश इस चरण तक पहुंच गए हों, अगर वह विरोध करता है तो सब कुछ विफल हो जाएगा। कुछ मिनट बीत गए। ज्वाला का शेर फिर से कांप उठा। उसकी नाक के नथुने फूल गए और वह मुश्किल से सांस ले रहा था। एक पल के लिए माइकल को लगा कि शायद वह उठकर अपनी सहज प्रवृत्ति से घेरा तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका विशाल सिर घास में धंस गया। वृत्त की नीली चमक स्थिर हो गई, अब उसमें स्पंदन नहीं हो रहा था। एरियन ने एक लंबी, बेकाबू सांस छोड़ी। घास में मौजूद चमकदार पैटर्न धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और केवल नम गहरी रेखाएं ही रह गईं जहां मिश्रण घास की पत्तियों में समा गया था। और तब एरियन मुस्कुराए। उसकी निगाहें ज्वाला के शेर से हटकर माइकल पर पड़ी और एक पल के लिए उसके चारों ओर आमतौर पर रहने वाली सारी शांत गंभीरता गायब हो गई और उसकी जगह एक सरल और प्रसन्न भाव ने ले लिया। इसे स्वीकार कर लिया गया, उसने खुशी से कहा। सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। माइकल को कवच की हल्की सी खनक सुनाई दी जब उनमें से कुछ ने अपना वजन एक तरफ किया। यहां तक कि कैप्टन वारिस के सख्त चेहरे पर भी थोड़ी नरमी आ गई। एरियन ने शेर की ओर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर गर्मजोशी और लगभग कोमलता का भाव था। मुझे चिंता थी, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया, कि यह अंत तक मेरा मुकाबला करेगा। आमतौर पर वे ऐसा ही करते हैं। उसने एक और धीमी सांस ली, मानो इस बात का आनंद ले रही हो कि यह वास्तव में पूरा हो गया है। फिर वह सीधी खड़ी हो गई और उसकी वह उज्ज्वल, बेफिक्र मुस्कान कुछ अधिक स्थिर लेकिन उतनी ही प्रसन्नता भरी मुस्कान में बदल गई। उसकी निगाहें फिर से माइकल पर टिक गईं। पिताजी से इसके अस्तित्व के बारे में पता चलने के बाद से ही मैं ऐसा एक उपकरण चाहती थी, उसने थोड़ी हंसी के साथ स्वीकार किया। माइकल ने अपना सिर झुकाया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपने इसे बहुत आसानी से कर दिखाया। एरियन की मुस्कान उदासी में बदल गई। उसने दस्ताने पहने हुए हाथ को ऊपर उठाया और अपनी हथेली पर सूखते खून और स्याही के हल्के धब्बों को गौर से देखा। ऐसा कभी नहीं होता, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक में कोई शक नहीं था। अपनी संयमित मुद्रा के बावजूद वह खुश दिख रही थी। मैं पूरी तरह से सचमुच खुश हूं। माइकल ने उसे कुछ देर और देखा, फिर उसने अपनी निगाहें ज्वालाशील शेर पर टिका दी।
वह विशालकाय जानवर स्थिर पड़ा था, आंखें बंद थीं, सीना धीमी स्थिर सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन अब कुछ अलग था। उसके हाव भाव में जो सतर्कता थी वह गायब हो गई थी। एरियन ने एक बार फिर देखभाल करने वालों की ओर मुड़कर कहा, इसे आराम की जरूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह कल चलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाए। जी हाँ मैडम, कैप्टन वारिस ने कहा और पहले ही 2 आदमियों को इशारा कर दिया था। एरियन एक तरफ हट गई, जिससे उन्हें पास आने का रास्ता मिल गया। फिर जब वे लोग अपने काम में लग गए तो वह धीरे धीरे माइकल के पास गई। माइकल ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा और फिर पूछा, क्या तुम थकी हुई हो? उसने उसे लगभग मजाकिया अंदाज में देखा। मैं बहुत थक गई हूँ, उसने स्वीकार किया। आध्यात्मिक अनुष्ठानों में केवल शक्ति से कहीं अधिक ऊर्जा लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जागीर के कई चक्कर लगा लिए हों। माइकल धीरे से हंसा। तो चलिए प्रतीक्षा कक्ष में वापस चलते हैं, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम चाय पीते हुए कुछ हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं। एरियन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर हल्के से सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा लगता है। एरियन ने एक बार फिर कैप्टन वारिस की ओर मुड़कर कहा, इस पर नजर रखें। अगर इसमें बेचैनी के लक्षण दिखें तो मुझे तुरंत सूचित करें। जी हाँ मेरी महिला। उसने बगीचे के रास्ते से माइकल के पीछे जाने से पहले विश्राम कर रहे ज्वालाशील शेर की ओर एक आखिरी नजर डाली। वे आराम से चुपचाप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। ठंडी हवा उनके कपड़ों को धीरे से छू रही थी। दोपहर की गर्मी अब कम हो गई थी और एक सौम्य शांति छा गई थी। प्रतीक्षा कक्ष में वापस आने पर पहले पी गई चाय की खट्टी और मसालेदार खुशबू अभी भी बाकी थी। एरियन ने अपनी घंटी बजाई और चाय बनाने के लिए कुछ और सामग्री मंगवाई। एक नौकर ने बिना कुछ कहे सब कुछ साफ किया और उन दोनों के बीच रखकर वापस चला गया। कुछ ही देर बाद चाय बनाने की एक और प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एरियन ने एक दबी हुई आंख के साथ अपनी सीट पर बैठ गई और अपने कप से एक घूंट ली। वहीं माइकल खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मैं सोच रहा था आपके पास वास्तव में कितने पालतू जानवर हैं? 2। एरियन ने अपना कप नीचे रखते हुए कहा, लौ वाले शेर को मिलाकर 3 हो जाते हैं। माइकल ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। इतने सारे पहले ही? एरियन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर स्पष्ट किया, सामान्य तौर पर इस समय ये वहां नहीं होना चाहिए। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं। ओह, मेरा पहला पालतू जानवर कोई राक्षस नहीं था, उसने बताया। वह बस एक सामान्य जानवर था, उससे मुझे जरा भी बोझ नहीं पड़ता। एक बिल्ली जिससे मेरा गहरा लगाव हो गया था जब मैंने शुरुआत की थी। अब वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए ज्यादातर सोती रहती है। इसीलिए शक्तिशाली वंश वाले राक्षसों के शावक या बच्चे इतने मूल्यवान होते हैं। आप उनसे बचपन में ही जुड़ जाते हैं जब वे अभी भी संभालने योग्य होते हैं। और जैसे जैसे वे मजबूत होते जाते हैं ये बंधन बना रहता है। भले ही भविष्य में आप उनसे कमजोर हो जाएं, ये केवल लाभप्रद ही है। इस तरह के विकास से मिलने वाली प्रतिक्रिया आपको भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा, इस तरह की रणनीति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रशिक्षकों के लिए एक विशेष शब्द भी है। उन्हें हेरिटेज ब्रीडर्स कहा जाता है। माइकल ने पलकें झपकाईं। वंशानुगत प्रजनक? उसने सिर हिलाया। यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन समुदाय में यह आम बात है। ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को वश में करने के लिए दुर्लभ या शक्तिशाली जानवरों को पालने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पशुपालन और वंश वृद्धि का मिश्रण है, माइकल ने सोचा। बिल्कुल यही बात है, उसने जवाब दिया। और यह कारगर भी है। इतिहास के कुछ महानतम पशु प्रशिक्षकों ने कभी भी अपने स्तर से ऊपर के किसी जानवर से लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने सावधानीपूर्वक प्रजनन के माध्यम से बंधित राक्षसों की पूरी नस्लें तैयार की और सही समय पर उनकी संतानों को वश में किया। माइकल ने सोच विचार करते हुए अपना सिर झुकाया। तो यह एक विरासत की तरह है। एरियन की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो हर गंभीर पशु प्रशिक्षण घराने की बुनियाद है। वंश पर नियंत्रण रखो और हर पीढ़ी मजबूत होती जाती है। दुर्भाग्यवश, एरियन ने आगे कहा, यह रास्ता लगभग विशेष रूप से पशुपालन करने वाले परिवारों के लिए ही है। माइकल ने ऊपर देखा। क्यों? मोनोपोली? उसने सिर हिलाया। पूरी तरह से नहीं। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है जिसे फुसफुसाकर बताया जाता हो। जानकारी सबके पास है। उसने दोबारा ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें मिली। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। जानवरों को पालने में सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। इससे पहले कि कोई प्रतिफल मिले, इसमें समय लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए एक ऐसी नस्ल की आवश्यकता होती है जो इतनी मूल्यवान हो कि उसे पालने में पूरा जीवन व्यतीत करना उचित हो। कुछ मिनट इसी तरह बीत गए। अच्छा, एरियन ने अपनी बाहों को फैलाते हुए कहा, अब मुझे आराम महसूस हो रहा है। उसने अपनी निगाहें माइकल की ओर घुमाई। उसकी आंखों में एक शांत उम्मीद की चमक थी। अगर तुम अब भी किसी जानवर को वश में करने की कोशिश करने में रुचि रखते हो तो हम मेरे पिता के चिड़ियाघर जा सकते हैं। मैंने पहले ही अनुमति मांग ली है। माइकल ने अपना प्याला नीचे रख दिया। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पिता को सच में कोई आपत्ति नहीं होगी? उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। वह नहीं करेगा। माइकल मुस्कुराया। एरियन बड़ी सहजता से खड़ी हुई और अपने गाउन के सामने वाले हिस्से को ठीक करते हुए बोली, चलो। उसने कहना शुरू किया। ज्यादा दूर नहीं है। भीतरी आंगन के ठीक पीछे पिताजी का एक छोटा सा निजी बाड़ा है जो छोटे हानिरहित जानवरों के लिए बना है। असली जानवर तो अंदर के बाड़ों में है, लेकिन तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए। माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, शुरुआती? उसके होंठ हल्के से मुड़े। हाँ, मुझे पता है तुम मजबूत हो। माइकल और एरियन प्रतीक्षा कक्ष से एक साथ बाहर निकले। उनके पीछे गार्ड दबे पांव चल रहे थे। चिड़ियाघर का रास्ता घुमावदार था, जिसमें नुकीले सर्पिल आकार में कटी हुई झाड़ियां, संगमरमर की मूर्तियां और जादुई पानी से लहराता एक छोटा सा कोई तालाब दिखाई दे रहा था।
एवरमोन चिड़ियाघर के नक्काशीदार लोहे के गेट से अंदर कदम रखते ही माइकल ने वातावरण में बदलाव महसूस किया। बगीचे जैसी शांति अभी भी बरकरार थी। जादुई अवरोध, उसने गौर किया। एरियन ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल, हर बारे में सुरक्षा कवच लगा हुआ है। कुछ जानवर सहज रूप से दबाव उत्पन्न करते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से ही कमजोर मन वाले जीव विचलित हो जाते हैं। यह इसे दबाने में मदद करता है। और जाहिर है, सबसे महत्वपूर्ण बात, भागने से रोकना। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, माइकल की नजरें चारों ओर घूमने लगी। पारदर्शी अवरोध हल्के से झिलमिला रहे थे, जो प्रत्येक जानवर के बाड़े के किनारों को दर्शा रहे थे। वह आसपास कम से कम 1 दर्जन विभिन्न जीव जंतुओं की उपस्थिति महसूस कर सकता था, कुछ सूक्ष्म तो कुछ निरंतर शक्ति से स्पंदित। हरे रंग का चोला पहने एक छोटा, अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। एरियन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। महामहिम, उन्होंने झुककर अभिवादन किया। माइकल ने उस व्यक्ति के इशारे पर सिर हिलाया। उसका ध्यान पहले ही आसपास के वातावरण की ओर भटक रहा था। विशाल बगीचे में दर्जनों छोटे छोटे बाड़े बने हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग जीव रहता था। कुछ फड़फड़ाते, कुछ शिकार की तलाश में घूमते, कुछ चुपचाप सोते थे। लेकिन माइकल की निगाहें तब ठहर गईं जब उसने अपने से कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे लकड़ी के स्टैंड पर बैठी एक धुंधली आकृति को देखा। अजीब बात यह थी कि यह जीव कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र था। यह उल्लू जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था। उसके पंख काले रंग से थोड़े गहरे थे, जिनके किनारों पर हल्की बैंगनी चमक थी, जो रोशनी पड़ने पर तेल की तरह चमकती थी। उसकी आंखें चांदी जैसी थीं। उसके पंजे टहनी को कसकर पकड़े हुए थे। माइकल ने अपनी निगाहें सिकुड़ी और डिटेक्ट को सक्रिय किया। उत्परिवर्तित उल्लू LV10।